तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड से 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए गणित का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने वाले हैं, उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या हम लोग गिनती की संख्या को कहते हैं और गिनती की संख्या एक से स्टार्ट होती है। तो हमारा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बताइए इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, तो एक है। तो बताइए आप लोग की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 कि 45 तथा 60 का मौसा है। बताइए दोस्तों, 45 तथा 60 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो चलिए हम इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं दोस्तों। इसमें जो बड़ा संख्या है दोस्तों, उसको हम बीच में रख लेंगे। चलिए 60 बड़ा है तो इसको बीच में रखते हैं, और इसमें जो छोटी संख्या 45, उससे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, तो भाग कर लेते हैं। चलिए 45 के 45, 45 गुना 90 ज्यादा हो जाता है, तो एक वे में लगाएंगे 45। चलिए यहाँ से आएगा तो इससे एक 5 चलेगा तो कितना होगा, 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5। और दोस्तों यहाँ पे बच गया 5 और 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। इधर इस साइड का जो 45 है दोस्तों यहाँ आ जाएगा। तो बताइए 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। तो बताइए दोस्तों, पूरा पूरी कितना से कट गया, तो 15 से। तो इसका मौसो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो मौसो होगा वो क्या हो जाएगा, 15। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमेशा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। दोस्तों, ई पता करने के लिए हमको सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। चलिए हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे दोस्तों, तो ये 72 बार में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 36 बार में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 18 बार में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 9 बार में जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ कर लेते हैं। फिर हम यहाँ 3 से लगाते हैं तो 3 बार में जाएगा, और यहाँ 3 से लगाते हैं तो 1 बार में जाएगा। दोस्तों, जब तक 1 नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग करेंगे। तो बताइए इसमें 2 का घातांक पूछ रहा है, मतलब 2 कितनी बार आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पे 2 का घातांक कितना है, 4 है। और 3 का घातांक अगर पूछे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 2 बार है, तो 3 का घातांक 2 है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 का घातांक, तो बताइए दोस्तों यहाँ पे 2 का घातांक कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 कि समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद है। इसमें हमको 10वां पद ज्ञात करना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो 10वां पद निकालना है, यानी A10 निकालना है। और दोस्तों A10 को हम लोग लिखते हैं A प्लस, यहाँ पे 10 रहेगा तो एक कम करके लिखेंगे A प्लस 9D, A प्लस 9D लिखते हैं। चलिए यहाँ से हमको पता होना चाहिए प्रथम पद और सार्वंतर। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रथम पद A है ये 2 है, और सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो A2 माइनस A1, मतलब पहला पद सॉरी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पे 7 है, 7 माइनस कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो बताइए 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, तो 5। तो यहाँ पे D का मान हमारे पास 5 है और A का मान 2 है। तो यहाँ पे मान रख लेते हैं। चलिए A का मान कितना है दोस्तों, तो 2 है तो 2 रख लेंगे। 9 है तो 9, बीच में नहीं कुछ हो तो गुना। D का मान कितना है, तो D का मान हमारे पास 5 आया है। बताइए दोस्तों 2 प्लस 9 पचे 45, और 45 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों, हम जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 कि आंकड़े इतना इतना का परिसर है। दोस्तों, परिसर के लिए आपको जानना होगा कि इनमें जो बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है, उनमें बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारा परिसर आ जाएगा। बताइए दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी संख्या खोजिए आप लोग कौन सा है। तो सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ पे है दोस्तों, ये 84 है। तो हम लोग 84 लिखेंगे, और माइनस सबसे छोटी संख्या। बताइए इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या जो दोस्तों वह 15 है। तो हम इसमें से 15 माइनस कर देंगे। अब 84 में से 15 घटाइएगा तो
कितना आ जाएगा दोस्तों? 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ 7, 7 में से जाए तो 6, 69 इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग याद रखिए कि अगर कभी भी परिसर पूछे तो जो आंकड़ा में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसमें से माइनस कर लीजिएगा जो आंकड़ा में सबसे छोटी संख्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखिएगा दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 84 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 15 है, तो माइनस करके आ गया 69, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि त्रिघात बहुपद का सब व्यापक रूप है। बताइए दोस्तों कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो जिसका घात 3 होता है वही त्रिघात होता है, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे इसका व्यापक रूप हो जाएगा दोस्तों ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि tan ए बराबर होगा। बताइए दोस्तों इनमें tan ए बराबर क्या होगा? तो दोस्तों tan ए का जो फॉर्मूला होता है वह cot 90 माइनस ए हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। cot 90 माइनस ए tan ए के बराबर होता है। और दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा कि sec 90 माइनस ए जो होता है वह क्या होता है? तो cosec ए के बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो sec 90 डिग्री माइनस ए है वह cosec ए के बराबर होगा और cosec 90 डिग्री माइनस ए है वह sec ए के बराबर होगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे जो cos 90 डिग्री माइनस ए है वह sin ए के बराबर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि cot 90 डिग्री माइनस ए tan ए के बराबर होता है और sec 90 डिग्री माइनस ए cosec ए के बराबर होता है और cos 90 डिग्री माइनस ए sec ए के बराबर होता है और cos 90 डिग्री माइनस ए sin ए के बराबर होता है। और दोस्तों अगर आपसे यह पूछे कि sin 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, sin 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, तो उस कंडीशन में cos ए हो जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कौन होगा? बताइए दोस्तों प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो प्रथम 5 मतलब शुरू से हमको 5 लेना है, 5 पूर्ण संख्या लेना है। तो शुरू से 5 को पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? तो 0, 1, 2, 3 और 4। ये है दोस्तों प्रथम 5 पूर्ण संख्या और इसका हमको माध्य निकालना है। तो दोस्तों माध्य निकालने के लिए हम सभी संख्या को जोड़ देते हैं और जितना संख्या रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो चलिए सभी संख्या को जोड़ लेते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 और +4 जोड़ लीजिए सबको। तो और बट्टा में कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 जोड़िए सबको। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और 1 में 2 जोड़े तो 3, 3, 3 6 और 6, 4 10। 10 बट्टा कितना आ गया दोस्तों? तो 5। अब 10 बट्टा 5 को हम काट लीजिए यहाँ से, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी 2/1 यानी 2/1 मतलब 2। तो इसका सही जवाब क्या आ गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान है। यहाँ पे tan थीटा का मान दे दिया है √3। तो बताइए कि थीटा का मान क्या होगा, कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि 60 डिग्री? तो चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, tan थीटा दिया हुआ है कितना? तो √3 दिया हुआ है और हमको थीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों हम थीटा का मान अगर निकालना है तो यहाँ से हमको क्या tan को क्या करना पड़ेगा? तो हटाना पड़ेगा। तो tan को हटाने के लिए इस साइड अगर हम tan ले आएंगे तो tan से tan कट जाएगा। तो चलिए tan थीटा को हम लोग लिख लेते हैं tan थीटा। और बताइए दोस्तों कि tan में हम √3 को किससे संबंध बना सकते हैं? तो दोस्तों √3 यानी आप लोग सोचिए कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। आप लोग मान सारणी याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है मान सारणी। मान सारणी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि tan 60 का वैल्यू जो होता है वह √3 होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो बताइए √3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं और यहाँ से tan और tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। तो यहाँ से जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, 60 डिग्री। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। बताइए दोस्तों द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो चलिए हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं, x² - 3 का शून्यक। तो शून्यक मतलब x का मान दोस्तों। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए इधर जो माइनस में 3 है इधर इस साइड बराबर की इस साइड आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर +3 में हो जाएगा। ये इधर बराबर की इस साइड अगर कोई चीज इधर माइनस में होता है तो बराबर के इस साइड आने पर वह प्लस में आता है। चलिए और यहाँ से दोस्तों अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे क्योंकि हमको x का मान निकालना है
तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा, और रूट में जो होता है वह प्लस माइनस हो जाएगा। तो बताइए एक्स का मान यानी शून्य में क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट थ्री, यानी एक बार प्लस में रूट थ्री और एक बार माइनस में रूट थ्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में रूट थ्री कॉमा माइनस में रूट थ्री। तो बताइए प्लस में रूट थ्री और माइनस में रूट थ्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, प्लस में रूट थ्री और माइनस में रूट थ्री। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 कि बिंदु 1 4,5 और तथा बिंदु बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। दोस्तों यहाँ पे मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो दोस्तों मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 और बट्टा में 2। यहाँ पर जो है दोस्तों 4 जो है यहाँ पे ये x1 है और 5 है y1 और ये 6 है x2 और 5 है y2। यहाँ पर जो होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा कि x1 y1 होता है और यहाँ पर जो होता है x2 और y2 होता है। तो चलिए मान रख लेते हैं हम लोग मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो चलिए x1 कितना है बताइए, x1 4 है और x2 कितना है दोस्तों, तो x2 यहाँ पे 6 है, 4 प्लस 6 बट्टा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे y1 कितना है दोस्तों, तो 5 है, और y2 कितना है, तो y2 यहाँ पर कितना है, तो 5 है, और बट्टा में 2 आ जाएगा। तो बताइए 4 और 6 कितना है, तो 4 6 10 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 5 10 होगा और बट्टा में 2 आ जाएगा। और यहाँ पे काटने पर दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पर काटने पर भी 5 आता है। तो बताइए कि कितना आ गया, तो 5 और कॉमा 5 आ गया था, 5 और कॉमा 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। बताइए दोस्तों अगर √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, क्या दिया हुआ है, तो √2 cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा बराबर 1। बताइए दोस्तों यहाँ पे √2 मल्टीपल में इधर आ जाएगा तो किस चीज में आ जाएगा, तो बट्टा में आ जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे थीटा का मान निकालना है तो यहाँ से cos हटाना पड़ेगा, और cos हटाने के लिए अगर हम इस साइड cos ले आते तो cos से cos कट जाएगा। तो चलिए cos थीटा को cos थीटा लिख लेते हैं। और बताइए दोस्तों 1/√2 को हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cos 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√2 के बराबर होता है। तो यहाँ से cos और cos कट जाएगा। तो बताइए थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों हम 1/√2 की जगह cos 45 डिग्री लिखे हैं क्योंकि cos 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ से cos और cos कट गया, और दोस्तों यहाँ बच गया थीटा और इधर बच गया 45 डिग्री। तो यानी थीटा बराबर 45 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। बताइए दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और दोस्तों अगर आपसे यह पूछे कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की अगर प्रायिकता पूछे आपसे तो वह 0 होती है। आप लोग याद रखिएगा कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। बताइए दोस्तों संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तोरण कहलाती है, या आयत चित्र कहलाती है, या डंडालेख कहलाती है, या बारंबारता बहुभुज कहलाती है। तो दोस्तों संचय बारंबारता वक्र तोरण कहलाती है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक समांतर श्रेणी एपी में ए बराबर 3 दिया हुआ है और डी बराबर 2, यानी प्रथम पद 3 है और सार्वंतर 2 है, तो इसका पांचवा पद है। दोस्तों पांचवा पद निकालने के लिए हम a5 लिखेंगे, और a5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 4d, ए कम करके लिखते हैं। बताइए यहाँ से a का मान कितना है, तो 3 है, प्लस 4 नहीं कुछ है तो बीच में गुना है, और d का मान यहाँ पर 2 है। तो बताइए 3 प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, और 8 3 को जोड़िएगा तो 11 आएगा, यानी इसका पांचवा पद कितना है, तो 11 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि tan 45 डिग्री रेशियो tan 60 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों tan 45, तो tan 45 डिग्री रेशियो है tan 60 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, अनुपात है तो अनुपात, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, 1:√3, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वह 1 के मान होता है। तो बताइए एक्स स्क्वायर के साथ नहीं कुछ है तो 1 होगा, तो a का मान 1, और एक्स के साथ जो होता है
वह बी का मान होता है, तब बी का मान कितना है, तो 7 है, एक्स के साथ क्या है 7 है, और यहाँ पर जो होता है वो सी का मान होता है, तो सी का मान कितना है 10। अब चलिए हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो सी का मान कितना है 10 और ए का मान दोस्तों 1 है, तो 10 बटा ए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय होगा, तो बताइए √3 क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये √5 जो है दोस्तों ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 भी बाहर नहीं निकलेगा रूट से, √5 भी बाहर नहीं निकलेगा, रूट से 5 बाहर नहीं निकलता, इसलिए अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों यह √9 है, इसका वर्गमूल 3 होता है, यानी √9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 2 गो में से एगो बाहर निकल जाएगा, यानी यह अपरिमेय नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कि कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो यह तो परिमेय हो गया ना, जब भी रूट से बाहर निकलता है तो वह परिमेय हो गया, इसका मतलब यह अपरिमेय नहीं है। और यहाँ पे जो √7 है यह भी अपरिमेय है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में जो √9 है वह √9 का वर्गमूल 3 निकल जाता है, यानी यह अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो ये जो 27 है दोस्तों यह 3 से भी करता है, 9 से भी करता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों 35 जो ये 5 से भी कट जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो 13 है दोस्तों वह 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो यहाँ पर यह अभाज्य संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर जो 56 है ये भी ये भाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या की बात करें दोस्तों यहाँ पे 13 है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो बताइए दोस्तों यह 20 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए, आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए दोस्तों कि यह 20 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए, आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।